Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. I, Abhishek Tiwari, I am here with a new video that is preamble of the series Indian Polity. Indian Polity का मैं नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसका नाम है preamble. In the last video I have discussed majority and its type which are there in our constitution, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप देख सकते हैं. फाइन, आज हमें पढ़ना है प्रियम्बल. प्रियम्बल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और हमें नहीं पता प्रियम्बल क्या है, तो मीन्स वी डोंट नो द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी ही नहीं पता, बिकॉज प्रियम्बल टेल्स द फिलॉसफी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली इट इज ऑल्सो द प्रीफेस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक प्रीफेस भी दर्शाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ मिरर टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक मिरर भी है. जैसे हम किसी भी बुक में पढ़ते हैं, उस बुक में स्टार्टिंग में प्रीफेस लिखा होता है, लाइक द सेम वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस इट इज गिवन एज अ प्रियम्बल. गेटिंग बेटा? एंड व्हाट preamble sets the goals and ideas of the makers of the constitution which they want in the constitution. जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनके क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, उनके क्या क्या गोल हैं, उनके क्या क्या आइडियाज हैं, वो सारी चीज एक साथ हमारे प्रियम्बल में मेंशन है. चाहे वो फेटर्निटी हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो इंटीग्रिटी हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, एवरीथिंग इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन द प्रियम्बल. प्रियम्बल एक छोटा सा आप एक पेज का प्रीफेस है, एक तरह की समरी है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, द प्रियम्बल कंटेन्स in a nutshell its ideas and aspiration, जो कि अभी मैंने बताया, it contains the ideas and philosophy and the goals of the constitutional maker which they have to remember while making the constitution of India. Getting? Next, a key to open the mind of the makers. This is what Re Beruvai Union versus exchange of enclaves. कब आया था ये? 1960s. ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था a key to open the mind of the makers. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उनके माइंड को ओपन करके रखना है, a key to open it. Fine. इसके अलावा पंडित नेहरू जी ने 22 जनवरी 1947 को एक रेजोल्यूशन पास किया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव साइंड इट, और वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये सारी चीजें लिखी थी दैट इंडिया विल बी अ रिपब्लिक कंट्री, इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर विल बी अ सेक्युलरिज्म, देयर विल बी अ सोशलिज्म. ये सारी चीजें कहां पर हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल में है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, जो कि पास की गई थी बाय पंडित नेहरू in our constituent assembly on which date? On 22nd of January 1947. It is very important date. ये हमेशा याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था. गेटिंग बेटा? चलो नाउ लेट्स वी विल गोइंग टू रीड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हमें पता होना चाहिए कि प्रियम्बल एक्चुअली है क्या. ये एनसीईआरटी बुक उठाओगे, एनसीईआरटी बुक, सारी एनसीईआरटी बुक्स में आपका प्रियम्बल लिखा होता है विद द फंडामेंटल राइट्स. प्रियम्बल: We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारा So after reading the preamble of our Indian Constitution, हमने अपना preamble पढ़ लिया. preamble में क्या क्या चीज़ें होती है? 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो हमारे preamble में दी है, जो दर्शाती हैं कि ये सारी की सारी 4 चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. वो क्या है? सबसे पहली चीज़ सोर्स. वी द पीपल ऑफ इंडिया. सोर्स है ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. हम लोगों ने बनाया है. हमसे चुने गए लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो ऊपर जाकर बैठे थे, दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. किनके द्वारा लिया गया? हमारे द्वारा लिया गया. Getting? Second, nature of our Indian Constitution. Nature is what? जो हमारी चारों की चारों चीजें लिखी हैं, that is सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये पांचों के पांचों वर्ड आप देखोगे हमारे प्रियम्बल में कैपिटल में लिखे हैं. अपार्ट फ्रॉम कैपिटल उनमें बीच में कोई भी कॉमा नहीं है या कोई भी डैश नहीं है जो उनको जोड़ रहा हो. मींस दीज ऑल द 5 थिंग्स जो हमारा नेचर है वो एक साथ कोलैबोरेट है, साथ में है. उनमें से अगर एक भी वर्ड को आप अगर निकाल देते हो तो आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड. वो पांचों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है with the help of one another. तीसरी चीज जो वो दर्शाती है वो क्या है? वो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का गोल है, वो क्या क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दिस इज व्हाट, दीज आर द गोल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है कि ये सारी चीजें फुलफिल हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज द डेट एट विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज obtained, our constitution was enacted, our constitution was built, that is on 26th of November 1949. Getting beta? Now one by one we will going to understand कि nature of an Indian constitution में क्या क्या चीज दी है। nature of Indian state, सबसे पहला sovereign। what do you mean by sovereign? sovereign का मतलब होता है आप, we Indian, अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या हम कोई भी डिसीजन अनमेक कर रहे हैं, इफ वी आर मेकिंग एनी डिसीजन और इफ वी आर अनमेकिंग एनी डिसीजन, तो हमें जरूरत नहीं है किसी दूसरे देश की हेल्प लेने की या इंटरवेन करने की। मतलब हमारे डिसीजन में कोई दूसरा देश इंटरवेन नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ sovereignty. It can make or unmake any decision with respect to itself without interference by any other country. किसी और कंट्री का हमारे देश में इंटरफेरेंस नहीं होगा जब हम कोई भी डिसीजन की बात करेंगे, या वो लेने की या वो ना लेने की। गेटिंग? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, जो सबसे पहले डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन आई थी अब्राहम लिंकन साहब ने दी थी। दैट इज डेमोक्रेसी मींस द गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन साहब के शब्द थे ये कि गवर्नमेंट जो होगी लोगों के द्वारा बनेगी, लोगों के लिए बनेगी, लोगों से बनेगी। दिस वर द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन। लेकिन हमारी अगर बेसिक डेफिनेशन देखते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो किसके द्वारा बनेगी? बाय द पीपल, हमारे द्वारा बनेगी और हम ही लोग उसमें आएंगे। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। देखो, दो चीज होती है डेमोक्रेसी। एक होती है प्योर डेमोक्रेसी। प्योर डेमोक्रेसी का मतलब होता है इन विच ऑल द पीपल ऑफ द सिटीजन टेक पार्ट इन एनी ऑफ द डिसीजन। कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसमें सारे के सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल द कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया इतना बड़ा देश है, वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर, यहां पर पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों को एक साथ एक चेयर पे या एक रूम में बैठाला जा सके। 130 करोड़ पीपल, मोदी जी हमेशा बोलते हैं, इतने लोग एक साथ आकर बैठें और डिसीजन लें। इट इज नॉट पॉसिबल। भाई ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हॉल हो, इतना बड़ा जगह हो, इतना बड़ा ग्राउंड हो कि 130 करोड़ लोगों को एक साथ बैठा दो। तो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी यूज होती है? दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में ये डेमोक्रेसी यूज होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है हम इलेक्ट करेंगे लोगों को, वो लोग पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जाकर बैठेंगे एंड दे विल टेक द डिसीजन हमारी तरफ से। मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो किसके द्वारा लिया गया है? हम मानेंगे बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। गेटिंग बेटा? तो हम पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एट द विल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, हम अपने लोगों को सामने खड़े करेंगे। एमपीज एंड एमएलएस, दे विल गोइंग टू टेक डिसीजन फॉर अस, दे विल गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट फॉर अस। ओके, नेक्स्ट, आरसी पोर्टवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डेमोक्रेसी डिनोट्स पीपल्स पावर एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजंस इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटी में सारे लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, सबको इक्वल पावर मिले, ये कौन बताता है? ये हमारी डेमोक्रेसी बताती है। गेटिंग बेटा? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। व्हाट डज दैट मीन? देखो, स्टेट का हेड मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लाइक इन इंडिया हम देखते हैं हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसके हमेशा इलेक्शन होता है। इट इज नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, क्योंकि कोई भी इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हम आम इंसान इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता किसके? प्रेसिडेंट के। बट वी हैव नॉमिनेटेड, वी हैव रिप्रेजेंटेड द पीपल इन द लोकसभा एंड इन द लेजिस्लेचर। वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, दैट इज प्रेसिडेंट, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसके अलावा कौन सी चीजें होती हैं? एक और होता है बेटा डिक्टेटर आदि मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत हो जाता है, उसका बेटा बनेगा, उसका ब्लड बनेगा, वही क्या बनेगा? उस सीट का हकदार होगा। दैट इज किंग का बेटा किंग, किंग का बेटा किंग, ये बनेगा। डिक्टेटर का मतलब होता है हु हैव द एनॉर्मस पावर। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब हम डिक्टेटर की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क दैट इज हेरिडिटरी मोनार्क की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, चाहे वो बात करें लेजिस्लेचर की, चाहे एग्जीक्यूटिव की, चाहे जुडिशरी की, ऑल द थ्री पावर रेस्ट विद इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। किसी भी एक इंसान के हाथ में तीनों की तीनों पावर होंगी। दैट इज लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड दी जुडिशियल पावर। बट वी आर डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। इंडिया में रिपब्लिक है, इसलिए इंडिया में द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल।
गेटिंग? अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक, दे आर डेमोक्रेटिक नो डाउट, बट उनकी उधर पे अगर हम बात करते हैं, दे आर रिपब्लिक और व्हाट, रिपब्लिक और नॉट, दे आर नॉट अ रिपब्लिकन कंट्री बिकॉज दे हैव द क्वीन, और क्वीन की पोस्ट हमेशा क्या होती है, हेरिडिटरी होती है बेटा। तो हमेशा याद रखना, ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट डोंट हैव अ रिपब्लिकन नेशन। गेटिंग? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेटा सोशलिस्ट की जो फिलॉसफी है वो कहां से आई थी? इट्स अ मार्क्सियन फिलॉसफी। मार्क्सियन फिलॉसफी का मतलब है कार्ल मार्क्स ने इसका उदय किया था। कार्ल मार्क्स साहब अपनी थ्योरी लेके आए थे, द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म एज वेल एज द थ्योरी ऑफ सेक्युलरिज्म। सबसे पहली बात, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में ये चीज मेंशन नहीं थी। 1976 के 42nd अमेंडमेंट में ये चीज जोड़ी गई थी। इसके अलावा दो और वर्ड जोड़े गए थे, एक था इंटेग्रिटी और दूसरा था सेक्युलरिज्म। मतलब इंडिया इज अ सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट, ये दोनों वर्ड कहां से जुड़े थे? बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 42वें बार जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए थे, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन वर्ड जोड़े गए थे। पहला जोड़ा गया था सोशलिस्ट, दूसरा जोड़ा गया था सेक्युलरिस्ट और तीसरा जोड़ा गया था इंटेग्रिटी। ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे। तो भाई पूछा गया था DS नाक्सरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये जब हुआ था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया था, इट इंडिकेट्स दैट सोशलिस्ट इंडिकेट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म which aims at elimination of inequality in income and status and standard of life of the people। ये कहा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन लोगों ने पूछा था इंदिरा मैडम से, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि भैया हमारे यहाँ इसकी मीनिंग क्या होगी सोशलिस्ट की? क्योंकि सोशलिस्ट की जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी उसके अनुसार था कि उन्होंने कैपिटलिस्ट को इसलिए अलग किया था, कैपिटलिज्म की थ्योरी को इसलिए बेकार कहा था क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म लोगों के बीच में डिफरेंस बढ़ गए थे। लोगों के बीच में, पुअर और रिच के बीच में, द गल्फ बिटवीन द पुअर एंड रिच वाज इंक्रीज्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट इनइक्वालिटी जो जनरेट हुई थी, उनका कहना था इनइक्वालिटी का जन्म ही हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था हमें चाहिए क्या? इनइक्वालिटी को खत्म करना है। इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेवोल्यूशन। और अगर रेवोल्यूशन होगा तो वो क्या होगा? हमेशा वायलेंस के साथ होगा, मतलब ब्लडी वायलेंस विल बी देयर। तो हमारे देश में ऐसा पूछा गया कि भाई अगर आप अपने देश को बोल रहे हैं सोशलिस्ट, तो आपके देश में भी क्या रेवोल्यूशन होगा? विदाउट रेवोल्यूशन ये सब चीज नहीं हो सकती। तो इंदिरा मैडम ने कहा कि हाँ, इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट कंट्री, बट इंडिया की जो डेफिनेशन होगी, द फ्लेवर होगा, द वैरायटी ऑफ द सोशलिज्म होगा, वो अलग होगी। वो वैसी नहीं होगी जैसे हमने देखी थी कहां पर? सोशलिज्म इन चाइना, सोशलिज्म इन अदर कंट्रीज, जो कि लेके आए थे बाय कार्ल मार्क्स। हमारे यहाँ जो होगा वो सोशलिज्म होगा, और हमेशा वहां पे सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी दे आर ऑफ द गवर्नमेंट। सोशलिज्म में कहा जाता है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसकी होगी? वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी स्टेट की होगी। स्टेट ने आपको लीज पे दी है, आप उसमें काम कर रहे हो। वैसे ही हमारे देश में बोला गया है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी होगी देश की, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा। लेकिन कभी हमें लगता है कि वो प्रॉपर्टी हमारे यहाँ ज्यादा लोगों के प्रॉफिट या ज्यादा लोगों के वेलफेयर में आ सकती है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट उससे ले सकती है। Means government's interference will be there, intervene will be there when it is the welfare, when it will be there for the welfare of the people, majority people। जैसे हम रोड बनाए, जैसे हम बिल्डिंग बनाए, जैसे हम हॉस्पिटल बनाए, एट दैट टाइम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी। गेटिंग बेटा? नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकुलर। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सेकंड पॉइंट है, फिफ्थ हमारा देख रहे थे सेकुलर। इसके पहले सोशलिस्ट पढ़ा। सेकुलर में हमने समझा था सेकुलर इज आल्सो गिवन बाय द मार्क्स थ्योरी। मार्क्स थ्योरी में सेकुलरिज्म की अलग ही मीनिंग है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप एंटी रिलीजन हो जाओ, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी रिलीजन। अलग अलग देश में अलग अलग मीनिंग होगी ऑफ सेकुलरिज्म। जितने भी देश पे आप जाओगे, हर देश में उसकी मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म विल डिफर। एंड इंडिया की अपने खुद के उसके नेचर के जैसे ही इंडिया की मीनिंग भी अलग है। जैसे हम जाते हैं चाइना में, चाइना में सेकुलरिज्म का मीनिंग है दे आर एंटी रिलीजन। एंटी रिलीजन का मतलब दे डू नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द रिलीजन। कार्ल मार्क्स के हिसाब से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई हमें सबसे पहले सेकुलर होना पड़ेगा। एंड सेकुलरिज्म का मीनिंग है कि आपको अपने देश से रिलीजन को हटाना पड़ेगा, बिकॉज रिलीजन इज द थिंग जिससे आप रेवोल्यूशन नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से आप जब तक रेवोल्यूशन नहीं करोगे, जब तक ब्लडी वायलेंस नहीं होगा, तब तक आपके देश में इक्वालिटी नहीं आएगी। इट विल बी नॉट इक्वल। रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच में जो गल्फ है वो कभी बराबर नहीं होगा। तो उसका मतलब था कि सबसे पहले आपको कैपिटलिज्म को अलग करना है। कैपिटलिज्म को अलग करने के लिए रेवोल्यूशन चाहिए, और रेवोल्यूशन के लिए जरूरी है कि आप धर्म से अलग हो।
यू शुड बी अवे फ्रॉम द रिलीजन, तभी तो आप ऐसे काम कर पाओगे। क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है कि आप कभी भी पैसे ना कमाओ उटपटांग तरीके से, और ये सारी चीजें ना हो, किसी को मारो मत, किसी को ये मत करो, बहुत सारी चीजें, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन आवर मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वो सारी चीजें उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो चाइना में बोलते हैं, या कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से है कि भैया अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हो तो आपकी ये मान्यता है कि रिचर सेक्शन कभी भी पुण्य नहीं प्राप्त करेगा, कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। ओनली द पुअर पीपल विल गोइंग टू गो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि वो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, वो कभी भी पैसे कमाने के लिए कोई उटपटांग जरिए नहीं करते हैं। तो उनका थ्योरी के हिसाब से सबसे मेन चीज थी, कार्ल मार्क्स वांट टू से दैट सबसे पहले आप अपने देश से रिलीजन को अलग करो। चाइना हैज डन द सेम थिंग, देयर इज नो रिलीजन, दे आर एंटी रिलीजन टाइप ऑफ थिंग। वहां पर अगर हम बात करते हैं, अभी ओइगर्स नाम की मुस्लिम्स कम्युनिटी रहती है, जिनको ओइगर्स कहा जाता है, वहां पर क्या कहा जाता है, ओइगर्स कहा जाता है। वहां पर अगर जो ओइगर कम्युनिटी जो बहुत माइनॉरिटीज में रहते हैं, जिंगजिंग एक प्लेस है, वहां पर ये लोग सारे लोग रहते हैं, वहां पर अगर वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो दे आर नॉट विलिंग टू डू फास्ट, वो उपास नहीं रह सकते ड्यूरिंग देयर रमजान, वो बियर्ड नहीं रख सकते हैं, वो कहीं पर भी बाहर इस्लाम मतलब अपनी जो आजान पढ़ा जाता है वो कभी भी आजान नहीं पढ़ेंगे। ये सारी चीजें वहां पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब आप धर्म कोई भी हो, लेकिन व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, आप किसी धर्म के नहीं हो, यू आर कम्युनल पर्सन। जैसे इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के देशों में जाएंगे, इंडिया के बाजू में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चले जाओ, दे सेड दे आर इस्लामिक कंट्री। अगर हम चले जाते हैं बांग्लादेश में, दे आर इस्लामिक कंट्री। अगर हम बर्मा में चले जाते हैं, म्यांमार में चले जाते हैं, तो वो खुद को बोलते हैं वी आर बुद्धिस्ट कंट्री। बट इंडिया हैव देयर डिफरेंट टेस्ट। हमारे भारत का खुद का ही अलग मीनिंग है ऑफ सेकुलरिज्म। व्हाट वी यूज्ड टू से, हम बोलते हैं हमारे देश में जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, जितने भी कास्ट हैं, जितने भी रेस है, मेल हो फीमेल हो, सबको हमें बचाकर रखना है। बट वी विल नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी ऑफ द रिलीजन। हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी ऑफ द सिटीजन। हम किसी भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स रेशो, इस पर कभी भी क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। हम पढ़ लेते हैं, State protect all the religion equally and does not uphold any religion as the state religion। कभी भी सेकुलरिज्म का मतलब ही हम समझते हैं तो हिंदी में इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं मिलता। पंथ निरपेक्ष कोई बोलता है, कोई बोलता है धर्म निरपेक्ष बोलता है, तो इसके हिंदी में अलग अलग वेराइटीज ऑफ मीनिंग मिलेंगे। बट हमारी मीनिंग क्या है, स्टेट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली and does not uphold any religion as the state religion। Getting बेटा, these were the nature of the Indian constitution और Indian state। अब हम बात करते हैं the objective और the goals of Indian कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आता है जस्टिस। जस्टिस में तीन चीजें आती हैं, एक आती है सोशल जस्टिस, एक आती है पॉलिटिकल जस्टिस एंड तीसरी आती है इकोनॉमिकल जस्टिस। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? तो बेटा इंडिया में जब हम बात करते हैं आफ्टर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बाद अगर हम 1500 बीसी से 1000 बीसी की बात करें, इट इज कॉल्ड ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड के बाद जब हम आते हैं तो हमारे यहाँ कहानी सब उल्टी हो जाती है, बिकॉज ऋग्वैदिक पीरियड तक हम मानते थे आपके जो धर्म होगा, आपका जो वर्ण होगा, वो अकॉर्डिंग टू योर वर्क होगा। आप क्या काम करते हो, आप क्या कर्म है आपका, अकॉर्डिंगली आपका वर्ण होगा। वर्ण मतलब जैसे हम मानते हैं हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या इंडियन थिंकर सोचते हैं वर्ण व्यवस्था चार तरीके की, चार चीजें होती हैं। सबसे ऊपर वाले को ब्राह्मण, सबसे नीचे वाले को शूद्र बोलते हैं। बीच में दो लोग और आते हैं, आपको पता है, क्षत्रिय एंड वैश्य। ये चार हमारे वर्ण व्यवस्था है। जब हम ऋग्वैदिक पीरियड में थे तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू अ वर्क हम चारों में से किसी एक वर्ण में चले जाते थे। लेकिन आफ्टर ऋग्वैदिक पीरियड लोग चालाक हो गए, लोगों को पता चलने लगा और हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा। किन किन के बीच में? बाकी के तीन और शूद्रों के बीच में। इनके बीच में गैप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। महात्मा गांधी जी की थिंकिंग अलग थी। महात्मा गांधी जी, आप बोल सकते हो हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म की मतलब है या सोशल जस्टिस जो लिया है वो महात्मा गांधी जी की थिंकिंग के हिसाब से लिया है कि हमारे यहाँ कभी भी किसी कास्ट को, किसी भी इंसान को प्रमोट नहीं करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल जस्टिस। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी जैसी बीमारियों को अलग किया गया। बीमारी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये सोशल बीमारी है हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी को प्रमोट करती है। अनटचेबिलिटी व्हाट? शूद्रों को अगर हमारे सामने, आई एम अ ब्राह्मण फॉर एग्जाम्पल, यस आई एम अ ब्राह्मण, बट इफ आई एम अ ब्राह्मण और मेरे सामने अगर कोई शूद्र आता है तो वो शूद्र मुझे देख के मड में कूद जाता था। क्यों कूद जाता था? क्योंकि उसे लगता था, या लोगों की थिंकिंग थी कि उसकी स्टिंक्ट से, उसकी बदबू से वो सामने वाला क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? कूद जाएगा। इस तरीके की हमारे देश में क्या थे? कीड़े थे हमारे दिमाग में जो थे। इनको अलग करने के लिए हम लेकर आए सोशल जस्टिस। सेकंड नंबर पे आता है पॉलिटिकल जस्टिस। व्हाट डज द पॉलिटिकल जस्टिस मींस? पॉलिटिकल जस्टिस ने हमें दिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? हर एक इंसान जो भारत में रहता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जनरल का हो चाहे वो ST SC का हो चाहे वो OBC का हो, एट द एंड अगर वो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के अंदर रहता है तो उसके पास राइट होगा कि वो वोट देगा। कब? जब वो 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमारे देश ने हमको दिया है। दैट इज द पॉलिटिकल जस्टिस टू अ नेशन। थर्ड इज इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब होता है द आइडियल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिकल जस्टिस इज टू मेक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मीनिंगफुल एंड लाइफ वर्थ लिविंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इन अ नेशन। गेटिंग बेटा? नाउ नेक्स्ट, आफ्टर जस्टिस वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मीन्स यू हैव द लिबर्टी, यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर व्यू, टू फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, बट विदाउट डैमेजिंग द फेथ और बिलीफ ऑफ अदर पर्सन। आप किसी दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना करो, ये चीज हमेशा याद रखें। फाइन। तो आपके मन में जो आ रहा है आप सोच सकते हैं, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आपकी बिलीफ क्या है, आपके फेथ क्या है, आप किस रिलीजन को मानना चाहते हो, आप किस धर्म को मानना चाहते हो, किस भगवान को पूजना चाहते हो, एवरीथिंग इज देयर। यू हैव द लिबर्टी, यू कैन डू दीज थिंग्स। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है बैनिशमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे देश से इनइक्वालिटी को खत्म करना है। इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, किसी भी रिलेशन में इक्वालिटी को खत्म करना, इनइक्वालिटी को खत्म करना। वी आर इक्वल। नेक्स्ट होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दैट वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम सॉइल और द सेम मदरलैंड। हम सब एक ही मदरलैंड के बच्चे हैं, हम सब भारत के बेटे हैं या बेटियां हैं। तो हमें क्या मान के चलना है? वी हैव द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए दैट हम सब भाई हैं। भाई हैं का मतलब ये नहीं होता दो लड़कियां हैं तो दे आर सिस्टर्स। भाई बहन हैं, भाई हैं, इसका मतलब ये होता है। सम पीपल हैव द क्वेश्चन कि आपने सिर्फ एक चीज कही है दैट ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, तो भाई सिस्टरहुड की फीलिंग नहीं होनी चाहिए क्या? तो ब्रदरहुड का मतलब होता है कि ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम मदरलैंड। समझ गए? नेक्स्ट होता है हमारे पास डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट भाई कि डिग्निटी जब तक आपकी नहीं होगी आपके अंदर ये फीलिंग कैसे आएगी? द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अ फ्रेटर्निटी कैन नॉट हाउएवर बी इंस्टॉल्ड अनलेस द डिग्निटी ऑफ ईच ऑफ इट्स सिटीजन और द मेंबर इज मेंटेन्ड। इसके लिए एग्जांपल है बेटा, रिकॉग्नाइज 2014 में एक केस था, उसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का रिकॉग्नाइजेशन मिला था। क्यों? एज इट इज ऑल्सो अ ह्यूमन राइट इशू, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन अ ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन। ओके बेटा? So after the discussion of all these things, we can say preamble talks about the basic nature of our Indian Constitution. Preamble हमारे basic nature को दर्शाता है. Apart from that, N.K. Balkewala said, preamble of Indian Constitution is the identity card of our Indian Constitution. प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। किसने कहा था? N.K. Balkewala said this. Apart from that, preamble by its self is not enforceable in the court of law. कभी भी ये खुद से कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, लोग पूछते हैं इज इट अ पार्ट ऑफ, इज प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट? तो बेटा 1960 में बीरूवाई यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नहीं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके बाद जब एक और केस आया बिटवीन केशवानंद भारती एंड स्टेट ऑफ केरला, देन सुप्रीम कोर्ट सेड यस इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये वैसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे पार्ट्स, बाकी सारे आर्टिकल्स को लोगों ने क्या किए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने डिस्कस किया था, उसके बाद वोट हुई थी, वैसे ही सबसे आखिरी डिस्कशन जो हुआ था वो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ था एंड वोटिंग हुआ था, एंड आफ्टर दैट इट इज द लास्ट वन व्हिच वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दैट्स व्हाई यस इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Getting बेटा? Last point and not the last point, US Constitution was the first to begin with the preamble. US Constitution ने सबसे पहले preamble लेके आया था अपने Constitution में। बेटा, before telling the next point, I would like to ask you that if you have not subscribed this channel yet, kindly subscribe this channel and do share and like the same. Okay, and last point, preamble is a part of the basic structure of Indian Constitution. Getting बेटा? And the last point जो आपको हमेशा समझना है कि preamble कभी भी amendment हो सकते हैं, preamble में amendment हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. What will be your answer?
बेटा कभी भी प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता, बिकॉज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट इज व्हाट, अमेंडमेंट का मतलब हो सकता है उसमें कोई भी चीज ऐड कर दी जाती है, उसमें कोई भी चीज डिलीट कर दी जाती है, या उसमें कोई भी चेंजेस कर दिए जाते हैं। गेटिंग? तो इसमें कभी भी कोई भी चीज डिलीट नहीं किया जा सकता, इसमें कोई भी चीज एडिट नहीं किया जा सकता। व्हाट वी कैन ओनली डू, वी कैन एनरिच इट एंड वी कैन एनलार्ज इट। हम इसमें चीजें ऐड ही बस कर सकते हैं। अभी तक हमारा जो प्रियम्बल है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। वो कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट में हुआ था 1976 में, जिसमें प्रियम्बल में 3 और वर्ड जोड़े गए थे जिनका नाम है इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म। गेटिंग बेटा? आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इफ कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट। टिल देन, गुड डे।